कुछ क्लासेस हम यहाँ पर रेलवे स्पेशल करवाएंगे नेक्स्ट वीक से, क्योंकि रेलवे के पेपर में अगर हम बात करेंगे ना तो थोड़ा एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ना जरूरी रहता है फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे जो बच्चे मान लीजिए ग्रुप डी कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या है कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में जो 25 क्वेश्चन साइंस वाला होता है ग्रुप डी के पेपर में, वो एनसीईआरटी बेस्ड पे होता है। जो 25 क्वेश्चन आपका साइंस है और 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस होता है ग्रुप डी में, तो वो बेसिकली अभी राइट नाउ क्या हुआ ना ट्रेंडिंग, वो करंट अफेयर में चला गया। मतलब पॉलिटी से भी करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स से भी करंट अफेयर, नॉर्मल करंट अफेयर, और उसमें डोमिनेंस कर रहा है आपका स्पोर्ट्स का जो टॉपिक है वो स्पोर्ट्स अवार्ड, ये सब टॉपिक डोमिनेंस कर रहा है। बहुत सारा क्वेश्चन है मेरे पास जो कंपाइल करके रखे हैं, तो कुछ कुछ बैचेस में हम उसको डिस्कशन भी कर रहे हैं। जैसे अभी ये नया बैच जो था इससे पहले, इसमें लगातार भी क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं, तो आपके साथ भी करेंगे, बिकॉज जो लेटेस्ट क्वेश्चन चल रहा है वो करना ज़रूरी होता है। कैसा बाकी फिर देखते हैं। एनटीपीसी में जैसे 2025 में जो एग्जाम हुआ था ना 2025 में, तो वहाँ पर साइंस से क्वेश्चन नहीं देखा गया, क्योंकि एनटीपीसी में 40 क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस का, तो वहाँ पर साइंस का क्वेश्चन नहीं देखा गया जाता। हर शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन देखा गया। लेकिन ग्रुप डी अगर आप जाइएगा देने के लिए तो एक चीज़ फिक्स है कि आपसे 2 या 3 क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो वेव हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स हो गया, इन सब टॉपिक से क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ रहा है और बिल्कुल कॉमन फार्मूला से भी आ रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं टफ आ रहा है। लेकिन वही है कि एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ना होगा। दूसरी बात है आपका बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है तो वो डोमिनेंस कर रहा है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन डिजीज एंड वायरस, और तीसरा आपका हो जाएगा सेल। ये 3 टॉपिक डोमिनेंस कर रहा है इसके अंदर। और केमिस्ट्री से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ कुछ ऐसा चैप्टर है जैसे एज फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, और फार्मूला बड़े पूछ रहा है, मतलब बोल रहा है बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आपका ज़्यादा आ रहा है। मतलब केमिस्ट्री के अंदर खास 3-4 क्वेश्चन फार्मूला से आ रहा है। तो देखिए जैसा एग्जाम है ना उसी हिसाब से क्वेश्चन भी बनता है, ये रिमेंबर है। लेकिन हाँ जब तक आप क्वेश्चंस नहीं कीजिएगा ना जो भी एग्जाम चल रहा है, तब तक आपको आइडिया नहीं होगा लेटेस्ट पैटर्न। थोड़ा अगर हम मान लीजिए बात करेंगे ग्रुप डी का, रीजनिंग का बात करेंगे, तो रीजनिंग का क्वेश्चन ईजी बन रहा है। तो जिससे क्या हो रहा है ना कि 30 क्वेश्चन में बच्चा 27 क्वेश्चन करके आ रहा है, 27 क्वेश्चन करके आ रहा है रीजनिंग, ग्रुप डी की बात कर रहे हैं। लेकिन उसी जगह अगर हम मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स में थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा करेंगे। मैथ्स से पूछा जाता है 25 क्वेश्चन, तो बच्चा होगा 18 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ही करके आ रहा है। हालांकि यही चीज़ अगर आप सीजीएल में देखिएगा तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो 25 में 25 करके भी आता है, मतलब मैथ्स के बारे में बताने का। इंग्लिश तो रेलवे में है नहीं, और बाकी जो गेम है वो आपका जीके और करंट अफेयर का है। तो बीच बीच में क्लासेस उसका देना हमको ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जीएस तो आप पढ़ ही रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन करंट और साथ साथ जीके खास कर वहाँ से क्वेश्चन का डोमिनेंस है। सर आप बायोलॉजी भी अभी उसमें मत बोलिए, ठीक है ना, क्योंकि वो टॉपिक तो मेरा है ही नहीं है, आप समझ पा रहे हैं। माइंड में हाँ वो तो नहीं है, बोले तो इस वीक तक रुक जाइए, ठीक है ना, इस वीक रुक जाइए। नेक्स्ट वीक क्या है, मेरा एक सेट पेपर बन रहा है पूरा एनसीईआरटी स्पेशल का, तो हम आके यहाँ पे डायरेक्टली वही क्वेश्चन ही कराएंगे। इस वीक जरा सा रुक जाइए बस। और हम तो ऑलरेडी आप लोगों को बोले नहीं कि जिन बच्चों को मॉक टेस्ट देना है आप हमको बोलिए, हम आपको पेपर भेज देंगे, या अगर आपको यहाँ देना तो यहाँ भी बोलिए, आप बगल में बैठ के दे दीजिए। क्लास के साथ साथ अगर हम टेस्ट लेंगे ना, आपका क्लास चला जाएगा, फिर हम करा नहीं पाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होता है ना जो टेस्ट नहीं देना चाहता है, बट वो बेवकूफ़ी करता है। टेस्ट अगर कोई नहीं देना चाह रहा तो वो बेवकूफ़ी करता है। जैसे अगर हम मान लीजिए रैंडम टेस्ट ले लेंगे ना, कुछ बच्चे रेडी होंगे, कुछ बच्चे नहीं देंगे। और अगर हम मान लीजिए पहले से बोल देंगे टेस्ट लेंगे तो बच्चा नहीं आएगा। ये दोनों सिचुएशन, तो देखिए दोनों सिचुएशन में मेरे को नुकसान नहीं है, मेरे को कोई नुकसान नहीं है। या तो हम आपका टेस्ट नहीं लेंगे तो हम कहीं और ले लेंगे, और अगर हम आपको लेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, नया नया क्वेश्चन दिखेगा, तो उससे आपको फायदा होगा। तो टॉपिक पढ़ने के बाद भी अगर नहीं हुआ तो मतलब नया क्वेश्चन है उसको आपको फिर सॉल्व करना, नया चीज़ हो जो होगा। ये दोनों चीज़ें चलते रहते हैं।
जैसे आप मुझे बोले ना कई बार, हम आपको भेज दिए क्वेश्चन, यस या नो बोलिए, और आप बगल में बैठ के दे दीजिए। अब मेरा भी शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है, नंबर ऑफ बैचेस ज़्यादा है, क्लासेस ज़्यादा है। कल तो मेरे साथ ऐसा हुआ, बिना खाना खाए सो गया, मेरे को कोई उठाने वाला भी नहीं कि उठ के खाना खा ले। हम सो हैं तो सोइए भी, अब उठ रहे कितना बजे, 4 बजे भोर में, तो 4 बजे भोर में खाना खाएगा। खैर नहीं, हम पॉइंट्स पे आ रहे हैं। हमारा टॉपिक इंडस्ट्री चल रहा था, और इंडस्ट्री में कौन सा वो लास्ट पार्ट था बताइए, फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चन करवाएंगे। और शुरू कौन कौन से किए थे ये बताइए पहले। लास्ट आयरन स्टील नहीं, शुरू कहाँ से किए थे ये बताइएगा, शुरुआत। पेपर इंडस्ट्री जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री था। जो चीज़ें हुआ है ना, आप इनसे वो ले लीजिएगा, अभी नहीं, क्लास के बाद, और अभी जो करवाएंगे कंटिन्यू चलेगा। फिर आपको नया बैच से ऐड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से सीक्वेंस बन जाएगा। हाँ बोलिए। आयरन स्टील इंक्लूडेड कॉटन पेपर इंडस्ट्री लिखवाए थे इसके बारे में, ठीक। जो चीज़ें लिखवाए और उसके बारे में क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं पहले, ये सारा क्वेश्चन जो पूछा गया, ठीक है। तो पहले आप हेडिंग दे दीजिएगा ज्योग्राफी के अंदर टॉपिक इंडस्ट्री, और उसके अंदर आप दीजिएगा जूट एंड कॉटन इंडस्ट्री वन लाइनर। ये जितना सवाल है सब रेलवे का जो पूछा गया। हालांकि अभी करंट में ग्रुप डी में रेलवे का ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, लेकिन ये तो पागल एग्जाम है ना, ग्रुप डी में एनटीपीसी में दिख जाएगा। मेरा काम है पढ़ने। लिखिएगा जूट एंड कॉटन इंडस्ट्री वन लाइनर्स क्वेश्चन आंसर। आज पूरा सेशन है, क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, ठीक है। पहला आप लिख लीजिएगा प्लीज। ये क्वेश्चन करवाए थे क्या लास्ट वीक? क्वेश्चन करवाए थे लास्ट वीक, देखिए अपनी कॉपी पे। ग्रुप बी का स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया थे, इंडस्ट्री का करवाए थे, इंडस्ट्री में जूट एंड कॉटन करवाए थे। देखिए एक बार याद आ रहा है हमको, इसीलिए वो बात, हाँ याद आ रहा था, इसीलिए वो गाना सुने ना, याद आ रहा है। जूट एंड कॉटन पेपर और क्लासिफिकेशन। आप तो याद नहीं है, हमको याद है। अभी करवा दे तो रिपीट हो जाता, समझ रहे हैं ना आप लोग? अवेयर क्यों नहीं है? खैर नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए। आपके पार्टिकुलर लास्ट क्लास में हम वो एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग कंपनी करवाए थे, वो टेबल बनवाए थे। उसके बाद कौन सा टॉपिक था? उसके बाद फिर कॉपर के बारे में बताया, फर्टिलाइजर पे जूट, फिर आयरन स्टील। फर्टिलाइजर बता दिए, थोड़ा बहुत और बता के फिर इसका क्वेश्चन आंसर, फिर इसके बाद मेन टॉपिक पे आ जाए। जीडी का होता है, एसएससी जीडी जीडी का मतलब आपका वो डिफेंस में चला जाएगा, बीएसएफ, आईटीबीपी वो रहता है, हाँ उन सब में चला जाएगा। फॉर्म आया है क्या उसका? हाँ। चलिए लिखिएगा पहला एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो बचा है करवा देते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रेलवे ग्रुप डी में आ जाएंगे। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, इसमें आप लिख लीजिएगा पहला पॉइंट, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में द फर्स्ट एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, द फर्स्ट एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया was set up under the name of Hindustan Aircraft Company.
The first aircraft industry of India was set up under the name of Hindustan Aircraft Company. Hindustan Aircraft Company at Bangalore in 1940s. At Bangalore in 1940s. In 1940. Hindustan Aircraft Company at Bangalore in 1940. अच्छा, आज के दिन में इसका जो नाम पड़ गया है तो लिखिएगा, मतलब करंट में टुडे जो इसका नाम है आप लिख लीजिएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, यस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये आज के दौर में ये नाम जो भी पड़ा है। तो सेम कंपनी का नाम अभी ये हो गया है। हाँ, वही कंपनी था, उसका नाम रीनेम कर दिया, HAL। काफी बड़ी कंपनी है ये, ठीक है। अब आप लिखिएगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। इंडिया में भी जस्ट एस्टैब्लिश हो रहा है ना एयरक्राफ्ट। हाँ, कुछ कंपनी आया ना फ्रांस का शायद, कौन सा? फ्रांस से कोई आ रहा है। हाँ। राफेल रफाइल तो खैर वो अलग हो गया, एक पार्टिकुलर एक कंपनी से फ्रांस से उठ के यहाँ आएगा भारत में, ऐसा ही कुछ नाम है उसका। तो भारत में वो पार्टिकुलर जो भी वो इक्विपमेंट बना रहा है ना, वो यहीं पे बनाएगा, उसको मेंटेन करेगा, सर्विसेज देगा। अच्छा, कॉरिडोर आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। कॉरिडोर का नाम लिखिएगा, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये पार्टिकुलर जो कॉरिडोर है कहाँ से तक चलेगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है। अब इसका एक पार्टिकुलर लिस्ट है कि ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अब इस कॉरिडोर के अंदर में कौन कौन सा शहर आ जाएगा वो इम्पोर्टेंट है, ये किसको टच कर रहा है। जैसे मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लीजिए पंजाब के साइड में रहते हैं, पंजाब के साइड में यानी कि थोड़ा सा मान लीजिए नॉर्थ वेस्टर्न पोजीशन पे, तो वहाँ से कॉरिडोर चल के पहुँच रहा है डानकुनी में, वहाँ से कॉरिडोर पहुँच रहा है डानकुनी में। अच्छा, शुरुआत हो रहा है अमृतसर से और पहुँचेगा डानकुनी। तो अमृतसर आपका नॉर्थ वेस्ट में हो गया प्रॉपर, और आपका डानकुनी ईस्ट में हो गया, तो वहाँ से यहाँ को कवर कर रहा है। अब एक कॉरिडोर नॉर्थ में मतलब ऊपर, और वो चल जाएगा डायरेक्टली साउथ में, तो वो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो गया। साउथ में जाएगा वो कन्याकुमारी। तो इस तरह से पूरे भारत के अंदर कॉरिडोर बना हुआ है जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ईजी होगा। तो उसी तरह से रेलवेज के अंदर क्या है कि कई बार आप देखते होंगे कि एक गुड्स ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन। तो जब पैसेंजर ट्रेन चलता है तो गुड्स ट्रेन को साइड कर दिया जाता है, उससे काफ़ी नुकसान होता है, बिकॉज ऐसी जगह या ऐसा स्टेट जो उस पार्टिकुलर इंडस्ट्री या कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और वहाँ से सामान मान लीजिए उस डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले हैं, तो जो सामान पहुँचने में मान लीजिए 3 से 4 दिन लगता था, साइड होने की वजह से 10 दिन लग जा रहा है, तो नुकसान हो जा रहा है डेस्टिनेशन वालों को, हो रहा है ना नुकसान। तो उसके लिए ये जो कॉरिडोर है ना, रेलवे अलग से डेवलप कर रहा है ताकि उस गुड्स ट्रेन को बीच में स्टॉप ना किया जा सके, वो चलते चले। फ्रेट लाइन, हाँ, फ्रेट कॉरिडोर, यस, फ्रेट कॉरिडोर। तो अब उस पार्टिकुलर फ्रेट कॉरिडोर में भारत सरकार की एक स्कीम है प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम के नाम से, जो लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन को मजबूत करेगा। तो अभी रेलवे क्या किया है कि अपना हर पार्टिकुलर ऑफिस में एक छोटा सा ये डिपार्टमेंट बना दिया गति शक्ति यूनिट्स के नाम से। तो उसका काम ही होगा कि ट्रांसपोर्टेशन को देखना और रूट्स बनाना पूरा कंप्लीट। तो उसके लिए भी कॉरिडोर बन रहा है। तो अभी आप देखिएगा बहुत जगहों पे रेलवेज क्या कर रहा है ना कि वो एरियाज को साफ करके वहाँ पर नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। हालांकि पहले डानकुनी में बनना था, अब डानकुनी वाला जगह नहीं दिया उसको, जगह नहीं देने की वजह से ये चला गया अंडाल में। आप लोगों को पता होगा दुर्गापुर अंडाल का नाम, वो भी ईस्टर्न पोजीशन पे आता है। तो यहाँ से यहाँ तक का कॉरिडोर बनेगा। तो अब ये कॉरिडोर अगर बनता है ना ओवरऑल, तो वो 3 से 4 साल का प्रोजेक्ट होता है। तो उससे क्या होता है ना, लोकल पीपल्स को नौकरी भी मिल जाता है।
अब दानकुनी वाले जो लोग वहाँ पे होंगे वो अपना ज़मीन नहीं दिए रेल का जो ज़मीन है तो ठीक है, लेकिन अब जो ज़मीन ऐसा होगा जो प्राइवेट है, मतलब किसी पार्टिकुलर आदमी का है, वो नहीं दिया ज़मीन। अब अक्सर देखिएगा ना कि रेल का जो भी पार्टिकुलर ट्रैक होगा उसके आसपास देखिएगा बड़ा बड़ा लंबा सा खेत रहता है, तो किसी न किसी फार्मर्स का होगा तो वो नहीं दिया। अब नहीं देने से वो कॉरिडोर उठा के लेके चला गया कहाँ पे, आपका अंडाल चला जाएगा। तो इस तरह से ये फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है। उसके बाद जब आप एक चैप्टर पढ़िएगा ज्योग्राफी के अंदर नेशनल हाईवे के नाम से, तो वो हाईवे का भी रूट रहता है NH1 NH2 जो भी है, तो वो रोड ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से भी जोड़ा जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि देखिए आपको मालूम होगा कि सबसे जो चीप कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन का देखा जाए तो उसमें एक रेलवे भी आता है, रेलवे रोड है ना, रेल रोड और साथ साथ शिपिंग भी आता है। तो इसी हिसाब से रोड रेल ये दोनों को ना अच्छे से कनेक्ट किया जा रहा है, इसीलिए देखिएगा जगह जगह पे तोड़ फोड़ मचा हुआ है, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये भी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट शहर जो टच करता है। अच्छा, इसके अंदर भी बहुत सारा और भी कॉरिडोर है, तो आप उसको बस इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा लिख लीजिएगा इसको। पहला तो आप कर लीजिएगा अहमदाबाद धोलेरा इन्वेस्टमेंट रीजियन। अहमदाबाद डैश देख कर दीजिए धोलेरा। धोलेरा भी आपको मिलेगा कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट रीजियन। अच्छा देखिए, अब आपको मालूम होगा अहमदाबाद में ही गिफ्ट सिटी है, पता है ना गिफ्ट सिटी, कितने लोग जानते हैं गिफ्ट सिटी के बारे में? गुजरात इंडस्ट्रियल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज कॉल्ड फिनटेक। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए जिनको नहीं पता, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। कहाँ का है याद कीजिए अभी राइट नाउ बताए तो आपको कि अमृतसर से यहाँ तक बनेगा राइट नाउ, इससे पहले ऑलरेडी है आपका वो रूट में आपका हाँ मुंबई में ऑलरेडी बनेगा ना, हर जगह बन रहा है अभी। इसमें क्या था, गुजरात इंडस्ट्रियल फ्रेट सिटी, नहीं, गुजरात इंडस्ट्रियल फिनटेक, उसका फुल फॉर्म होगा फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, यही अहमदाबाद में साल 2030 का कॉमनवेल्थ गेम भी होने वाला है। साल 2030 में कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है, ये भी रेलवे पूछ लिया है क्वेश्चन, रेलवे ग्रुप भी क्वेश्चन पूछ लिया है कि 2030 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे होगा, भारत में कहाँ पे होगा, ऐसे पूछा। अहमदाबाद, कोलकाता ऐसे ऑप्शन दिया, आपका राइट आंसर अहमदाबाद, ठीक। चलिए, और आजकल यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है अहमदाबाद से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर एक और एरिया लिख दीजिएगा, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर्स के अंदर में एक और एरिया लिख दीजिएगा, दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजियन। दूसरा कॉरिडोर में आ जाइए, लिखिएगा चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये सेकेंड कॉरिडोर हो जाएगा। तो चेन्नई बेंगलुरु कहाँ तक जाएगा लिख दीजिएगा। पहला इसमें कृष्णापट्टनम, और ये कहाँ पे है तो आंध्र प्रदेश, डैश तुमकुर TUMKUR, तुमकुर ये कहाँ पे है तो कर्नाटका, एंड एक और लोकेशन लिखिएगा पोनेरी PONNERI, पोनेरी, और ये कहाँ पे है तो आपका आंध्र प्रदेश। ये तीन पार्टिकुलर लोकेशन से टच करता है, और यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे ने पूछ लिया है। ब्रैकेट में क्या चाहिए, ब्रैकेट में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, और ये भी आंध्र प्रदेश। तो चेन्नई और बेंगलुरु ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ठीक है। तुमकुर आपका कर्नाटका में है, और यहाँ से क्वेश्चन आपका 3 दिसंबर में पूछा गया आपके ग्रुप डी के पेपर में रेलवे में। क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये बताइए चेन्नई बेंगलुरु जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इसमें से कौन कौन से एरिया टच कर रहा है। तो एक ऑप्शन ऐसा दिया जो उसमें नहीं था, वही आपको बताना था, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। सर ब्रैकेट में के आर किसको बोले सर? कर्नाटका कि यार दैट इज फॉर कर्नाटका। अच्छा आप मुझे बताइएगा कावेरी रिवर का सोर्स पॉइंट कहाँ है? तालकावेरी। तालकावेरी राइट आंसर। कहाँ से? कर्नाटक। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया है। आपका रेल जो है ना बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टैंडर्ड पूछ रहा है। जैसे आपका 3 दिसंबर कल के दिन एक क्वेश्चन पूछा सेकंड शिफ्ट के अंदर रेलवे ग्रुप डीज में कि भारत के अंदर एक अवार्ड है भारत रत्न के नाम से। भारत रत्न को शुरुआत कब हुआ? 1954 में। ये क्वेश्चन नहीं पूछा। भारत रत्न के बाद एक और अवार्ड होता है जिसका नाम है पद्मा अवार्ड। नाम सुने होंगे आप। पद्मा अवार्ड के अंदर फिर 3 कैटेगरी होता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि रिसेंट्स में अभी कौन सा वो खिलाड़ी है जिसको पद्मश्री 2025 मिला? आपका आंसर होगा रविचंद्र अश्विन। ये पूछ लिया आपसे। ये है आपका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन 3 दिसंबर। उसके बाद आपसे थर्ड शिफ्ट में क्या पूछा मालूम है? जो तीसरा शिफ्ट जो आखिरी शिफ्ट होता है रेलवे ग्रुप डी 3 दिसंबर को, कि बताइए रिसेंट्स में एक अवार्ड मिला एक सिंगर को जिसका नाम है पद्मश्री। वो सिंगर का नाम क्या है बताइए? 4 ऑप्शन था, उसमें राइट आंसर अरिजीत सिंह। तो आप खुद ही देखिए क्या पूछा जा रहा है कि उसी पार्टिकुलर टॉपिक से कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस भी पूछा गया। जैसे आपकी क्लासेस में, जैसे आप तो अभी राइट नाउ आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, बीच में शायद आप नहीं थे, आपका तो पहला ही क्लास है। मैंने शायद आप लोगों को बताया था जो भी क्लासेस कर रहे थे कि रिसेंट्स में अभी आपका रेलवे ग्रुप डी अर्जुना अवार्ड से क्वेश्चन बहुत पूछा है। मैंने एक क्लास में बताया था, आपको याद होगा। और अर्जुना अवार्ड और साथ साथ एक और जो खिलाड़ी है अनु रानी के नाम से, उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछ रहा है। 27 से लेकर के 3 दिसंबर तक लगातार उससे क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा कल का एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं आपको, और कुछ क्वेश्चन लिखवा भी देंगे आप कि स्पोर्ट्स के अंदर में स्पोर्ट्स का वो कौन सा अवार्ड है जिसको ऑस्कर ऑफ स्पोर्ट बोला जाता है? मेजर ध्यानचंद। स्पोर्ट्स के अंदर में स्पोर्ट्स का वो कौन सा अवार्ड है जिसको ऑस्कर्स ऑफ स्पोर्ट्स का अवार्ड बोला जाता है? ये 3 दिसंबर का क्वेश्चन है कल का, और यही क्वेश्चन सेम 27 नवंबर में पूछा गया रेलवे ग्रुप की। समझ पाए तो उस स्पोर्ट्स का जो नाम है आपका जो अवार्ड है लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड, लॉरियस। अब सुन लीजिए ये क्वेश्चन पूछा। अब एक शिफ्ट में ये भी पूछा कि बताइए पूरी दुनिया में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला 2025 में? तो वो भी देने वाला है लॉरियस स्पोर्ट्स, क्योंकि लॉरियस स्पोर्ट्स 3 कैटेगरी में अवार्ड देता है, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर और तीसरा टीम ऑफ द ईयर। मैन, वुमेन और टीम, तीनों चीज है। अब एक शिफ्ट में पूछा मैन से, एक शिफ्ट में पूछा वुमेन से और एक शिफ्ट में पूछा टीम ऑफ द ईयर से, लगातार ये तीनों शिफ्ट। अच्छा दूसरा दिन देखिए क्या किया है, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, फिर से क्वेश्चन। अब बोला ये जो व्यक्ति है ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? जैसे हम अनु रानी का नाम लिए तो आपने बताया जैवलिन थ्रोअर के बारे में। दूसरी तरह पूछ लिया कि बताइए कार्लोस अल्करेज कौन से स्पोर्ट्स से है ना? तो इस तरह का अब कोई साइकिलिंग करता है मान लीजिए, उसको भी अगर अवार्ड मिला है तो पूछ लिया आपसे कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है। अब ज्यादातर हम लोग स्पोर्ट्स कौन सा देखते हैं? क्रिकेट देखेंगे, फुटबॉल देखेंगे, ज्यादा दिमाग खराब अगर होता है, अच्छा नहीं लगता तो चेस देख लेते हैं। अच्छा थोड़ा सा एडवेंचर टाइप का देखना होता है तो फार्मूला 1 देख लेते हैं थोड़ा, है ना? हाँ ये सब देख लेते हैं। और ज्यादा थोड़ा मार धाड़ टाइप का है तो कबड्डी जैसे बता रहे वो देख लेंगे, डंडा बताएंगे, हॉकी देख लेंगे, कुश्ती भी देख लेंगे कभी कभी। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है वो ज्यादातर क्रिकेट देखता है या फुटबॉल देखता है ओवरऑल। तो अब आपके पेपर में जो क्वेश्चन है क्रिकेट से तो ज्यादा नहीं है, और अगर जो क्वेश्चन है तो बता ही देगा सभी, क्योंकि वो तो पॉपुलर है। तो ज्यादातर क्वेश्चन हो रहा है चेस से, ज्यादातर क्वेश्चन हो रहा है साइकिल से, पैरा एथलीट से ज्यादा क्वेश्चन हो रहा है, तो पैरा एथलीट्स हम लोग नहीं देखते। उसके बाद आपका बॉक्सिंग से भी क्वेश्चन है, जूडो अभी भूल गया क्योंकि जूडो फेवरेट टॉपिक है इसका एसएससी का, वो रेल का फेवरेट नहीं है। रेल का फेवरेट टॉपिक है एथलीट्स और पैरा एथलीट्स, जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो आप लोग भी जब कमिंग डेज में एग्जाम देने जाइएगा तो एक तो मेरा टेलीग्राम पे अगर आप अपडेट हैं तो देखिएगा हम क्वेश्चन भेज रहे हैं उसमें रेलवे ग्रुप डी का ओवरऑल, आप मेरा ले लीजिएगा क्लास के बाद।
उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये हो गया। अब आप लिखिएगा वाइजैक चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये 3-4 कॉरिडोर है जिसको लिख लीजिए आप। 3 मिनट लिख लीजिएगा कॉरिडोर का नाम वाइजैक चेन्नई। वाइजैक किधर पड़ेगा? वाइजैक कहाँ पड़ेगा बताइए आप? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से कैपिटल है सर, विशाखापट्टनम को विशाखापट्टनम, जैसे उसको वाइजैक बोलते हैं। आंध्र प्रदेश का 3 कैपिटल अमरावती। ठीक है, वाइजैक चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अब इसके अंदर कौन कौन सा लोकेशन लिख लीजिएगा। पहला लिख लीजिए विशाखापट्टनम, और एक जगह और लिख दीजिएगा एंड श्रीकालाहस्ती, SRIKALAHASTI। कालाहस्ती ये जो लोकेशन है ये आपका आंध्र प्रदेश में है, और विशाखापट्टनम भी आपका आंध्र प्रदेश में है। चौथा नंबर एक और कॉरिडोर लिख लीजिएगा, बेंगलुरु मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर। बेंगलुरु मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कॉरिडोर में कौन सा एरिया आ रहा है तो लिखिएगा धरवर। ये हो जाएगा कर्नाटका। और एक लास्ट आप लिख दीजिएगा 5वें नंबर पे, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। सर मुंबई के बाद क्या लिखा? मुंबई के बाद इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके बाद अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया, एक यहाँ से और एक यहाँ से, 2 नंबर और 5 नंबर। अच्छा, इस पार्टिकुलर कॉरिडोर में कौन कौन सा लोकेशन टच कर रहा है आप कंसिडर करेगा, दिल्ली, देन उसके बाद वाराणसी, उसके साथ आपका पटना, और आखिर में हो जाएगा आपका धनबाद। ये हो गए टोटल 5 इंपॉर्टेंट कॉरिडोर। आईसीआई क्या होगी सर? कौन सा आईसीआई? आईसीआई कौन होगा? अमृतसर। अच्छा ये वाला। नहीं ऊपर वाला। ये? नहीं ब्रैकेट में जो लिखे है ये नहीं वो वाला। ये वाला धनबाद धनबाद के बाद ये हो जाएगा कर्नाटक। जल्दी में आपका इंडस्ट्रियल चैप्टर है ये लगभग हो गया। ठीक है, इससे पहले भी करवा लिए थे, और ये वाला चैप्टर लगभग हो गया। ठीक है, अब आपके इस बैच में अगर कोई टॉपिक बचा भी है तो सोलर सिस्टम और एटमॉस्फेयर बचा हुआ है।
मतलब जो मेन टॉपिक है आपका। होगा तो सर गया सर होगा। एटमॉस्फेयर हो गया सोलर सिस्टम अच्छा सोलर सिस्टम नहीं हुआ वो करवा देंगे सोलर सिस्टम। अब आप क्या क्या लीजिए, आप क्वेश्चन आंसर करिए। हम दो तरह का क्वेश्चन करवा रहे हैं, सुनिएगा। पहला क्वेश्चन करवा रहे हैं ज्योग्राफी को लेके और दूसरा क्वेश्चन करवाएंगे स्पोर्ट्स को लेके। तो स्पोर्ट्स का जीके हो जाएगा इसी क्लास में और एक ज्योग्राफी हो जाएगा। अगर थोड़ा समय बच गया होगा तो उसमें हम रेलवे ग्रुप डी का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब आगे टेलीग्राम में क्वेश्चन भेज रहे हैं, लगातार भेज रहे हैं। अच्छा, अब ये जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, ये रैंडम हम करवा रहे हैं। रैंडम मतलब ओवरऑल पूरा मिला के, ओवरऑल मिला के करवा रहे हैं। ये जितना भी चर्चा करवाएं उसके रिगार्डिंग हम करवा रहे हैं। आप इसका एक वन लाइनर बना लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको आंसर पता होगा तो बताइएगा और अगर नहीं मालूम होगा तो हम बता देंगे। एक मिनट दीजिए, आप लिख दीजिएगा ऊपर हेडिंग में ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स, ठीक है। पहला आप लिखिएगा वन लाइनर के क्वेश्चन में और फिर बाद में हम आंसर की बता देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, which one of the following rivers originates near Mahabaleshwar? Which one of the following rivers originates near Mahabaleshwar? Originates near Mahabaleshwar. अगर आपको ट्राई करना है तो हम ऑप्शन भी दे देते हैं। कृष्णा गोदावरी, कृष्णा, कावरी या तापी। आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिएगा इसके आंसर होने के बाद। In which state do the monsoon arrive first? केरला ऑप्शन देख लीजिए, असम, बंगाल, महाराष्ट्र और केरला। असम, बंगाल, महाराष्ट्र या फिर आपका केरला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरला। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, बिल्कुल इजी है। हाउ मेनी नेशनल वाटरवे आर देयर इन इंडिया? हाउ मेनी नेशनल वाटरवे आर देयर इन इंडिया? इसका आपका आंसर हो जाएगा टोटल 6 नेशनल वाटरवे 6। अच्छा, ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, ऐसा भी ग्रुप डी पूछ रहा है। जैसे अभी ये क्वेश्चन पूछा स्पोर्ट्स से, जैसे मैंने नाम लिया ना अभी आपको, पद्मा अवार्ड। पद्मा अवार्ड का कितना कैटेगरी होता है? 3 होता है। तो अब आपसे क्वेश्चन ग्रुप डी पूछा है कि बताइए पद्मा अवार्ड जो इस साल मिला 2025 में, तो टोटल कितने लोगों को मिला? 139 राइट आंसर। ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अच्छा, अब हो सकता है एक शिफ्ट में ये भी पूछ ले कि 139 जो मिला पर्सन्स को, तो पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण और पद्मा श्री मिला के मिला होगा। तो पद्मा विभूषण जो अवार्ड है उसमें कितना मिला? 6 या 7। ये फैक्चुअल क्वेश्चन ग्रुप डी थोड़ा ज्यादा पूछ रहा है। तो पद्मा विभूषण टोटल 7 मिला और 113 मिला है पद्मश्री। बाकी जो बचा वो पद्मा भूषण में चले गए। और एक क्वेश्चन और फेवरेट है जो पूछ रहा है, हार्ट लैम्प नाम का जो किताब है, हार्ट लैम्प, हाँ राइट आंसर। अब सुन लीजिए, हार्ट लैम्प का जो किताब है वो IBPS का जो बैंक का पेपर होता है 29 तारीख का पेपर हुआ, उसमें पूछा, उसमें भी पूछा, ग्रुप डी में भी पूछा, SBI का पेपर वहां भी पूछा। लगातार देखिए, लगातार एग्जाम चल रहा है। 2 तारीख को IBPS था, 29 तारीख को IBPS था, 21 तारीख को नवंबर में आपका SBI था, अभी ग्रुप डी चल रहा है। हर जगह एक ही क्वेश्चन पूछा है। और SSC में भी एक जगह पे देखा गया, लेकिन वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, वहाँ घुमा के पूछा। वहाँ पर ऐसा पूछा है कि रिसेंट्स में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 का वो मिला है हार्ट लैम्प को, जो बुक का नाम है।
तो आप बताइए उसका राइटर कौन है, ऑथर कौन है? वह बनून उस्ताद जॉब बताया। अब ग्रुप डी क्या पूछ लिया इसको लेकर के एक अलग सा शिफ्ट में कि ये कौन से लैंग्वेज का किताब है, तो कन्नड़ा लैंग्वेज का। और अब आपका ग्रुप डी एक और शिफ्ट में इसी से क्या पूछा कि ये कन्नड़ा यानी कि कर्नाटका का पहला ऐसा किताब है जिसको बुकर प्राइज मिला। काट लिया। समझ पा रहे हैं? इतना घुमा फिरा के दे रहा है वो बोला, जो भी चलिए कुछ क्वेश्चन और लिख लीजिए प्लीज। नेशनल वाटरवे के बाद द बोडो लैंग्वेज इज स्पोकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? नागालैंड। बोडो लैंग्वेज ऑप्शन दे देते हैं मिजोरम, तमिलनाडु, असम या अरुणाचल प्रदेश। द बोडो लैंग्वेज इज स्पोकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? आपको मैंने ऑप्शन दे दिया। बोडो लैंग्वेज भारत का कौन से स्टेट्स में बोला जाता है? मिजोरम, तमिलनाडु, असम या अरुणाचल प्रदेश? बता पाएंगे इसका? अरुणाचल प्रदेश होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का, जस्ट 1 मिनट, ऑप्शन नंबर सी असम। असम। असम हो जाएगा। इसके बाद आप एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा, फिर हम स्विच कर जाएंगे। नागड़ा इज ए वेल नोन, नागड़ा नागड़ा NAGD नागड़ा, ये जगह का नाम हो गया, ठीक है। इज अ वेल नोन एज ए सेंटर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डैश। नागड़ा इज वेल नोन एज ए सेंटर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डैश। बेसिकली जो नागड़ा है ये वेल नोन सेंटर ऑफ प्रोडक्शन क्या चीज का है बेसिकली? आपको ऑप्शन देते हैं, स्टील, ऑटोमोबाइल्स, स्टेपल फाइबर या इलेक्ट्रिक मोटर्स? स्टेपल फाइबर। स्टेपल फाइबर। और इलेक्ट्रिक मोटर्स। आप राइट आंसर लिखिएगा स्टेपल फाइबर। और थोड़ा नया था, नागड़ा नाम भी नया है, दोनों जोड़ दीजिए नया नया हो गया। इसको बोलते हैं परफेक्ट तुक्का। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, कितना हुआ? 5 हुआ। Which one of the following Indian state, ये इजी क्वेश्चन ये बता दीजिएगा। Which one of the following Indian state leads in the production of rubber? केरला। राइट आंसर केरला। और जब आप केरला बोलेंगे तो वहीं पर रबर बोर्ड भी है, ठीक है। तो मखाना बोर्ड का हेड ऑफिस कहाँ पे है फिर? बिहार। राइट। चलो अब थोड़ा सेट हम बदल रहे हैं, सेट नंबर स्विच कर रहे हैं, सेट नंबर हम लोग प्रोड्यूस रबर। ये अलग से सेट हो गया। सेट नंबर 2 मतलब नेक्स्ट स्विच कर देखिएगा। विच स्टेट इज नोन एज द ग्रैनरी ऑफ इंडिया? विच स्टेट इज नोन एज द ग्रैनरी ऑफ इंडिया? पंजाब। राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, ठीक है। इसके बाद एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लिखिएगा, मेंस का है। द अरावली रेंज, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, द अरावली रेंज, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, oldest mountain range in India primarily runs through which states? राजस्थान। Right answer Rajasthan. Primarily runs through which state? आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। Runs through which state? यानी कि कौन से स्टेट पे रन कर रहा है, पैरेलल चलता है? आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लिखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। कर लिए यहाँ तक? Which natural area of India? Which natural area of India is influenced by the western disturbances? पंजाब। Influenced by हाँ, influenced by the western disturbances during the winter season. सर पंजाब। हाँ, जैसे ये भारत का मैप हो गया ना, भारत का मैप है, तो हम लोग किधर हैं? हम लोग इधर हैं, यस सर। वेस्ट में है,
हाँ ये तो ईस्ट हो गया ना इधर। ये वाला लिस्ट हम लोग लिस्ट में से हाँ, तो अब बेसिकली क्या होता है, इधर से जो भी डिस्टरबेंस होता है, ये वाला, मान लीजिए साइक्लोन आ गया, और फिर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम मान लीजिए चल रहा है, फ्लड अब ज्यादातर जो इफेक्ट होगा मान लीजिए इस एरिया में चलेगा ओवरऑल, तो इसी को हम लोग वेस्टर्न डिस्टरबेंस बोलते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछा आपसे विंटर सीजन में, आप राइट आंसर लीजिएगा नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजियन, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजियन। एक क्वेश्चन और लिखिएगा प्लीज। कुट्टानाड, कुट्टानाड, KUTTANAD, ये जगह का नाम है। कुट्टानाड, KUTTANAD, कुट्टानाड ऑफ केरला इज फेमस फॉर, कुट्टानाड ऑफ केरला इज फेमस फॉर, KUTTA, ऑप्शन में हो जाएगा ए फ्रेश वाटर लेक, लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया, कोरल आइलैंड या वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। फ्रेश वाटर लेक, लोएस्ट एल्टीट्यूड, कोरल आइलैंड या वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया, कुट्टानाड। जैसा भी क्वेश्चन पूछा ना, वर्कला बताइए कहाँ पे, वर्कला, ये रेलवे ग्रुप डी पूछा है। वर्कला पार्टिकुलरली कौन से इलाका में है? वर्कला नहीं, वो भी केरला ही है, वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वर्कला। यूनेस्को हेरिटेज। यस राइट, हो सकता है कुट्टानाड भी बोलते हैं। तो इस तरह का जो पैरेलल क्वेश्चन चलता है ना, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। हालांकि जो ऑल्टीट्यूड कहाँ पर होगा? कौन सा? हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड माउंट हाईएस्ट था, हाँ हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड माउंट देखिए भारत की बात करेंगे आप तो वो अलग हो जाएगा। भारत क्या, तो अगर हम टोटली देखेंगे तो सियाचिन ग्लेशियर आप लेके चले जाएंगे, और भारत अगर हम देखेंगे भारत के अंदर तो फिर लद्दाख आप चले जाइए, क्योंकि 2019 से पहले हम लोग जम्मू कश्मीर बोलते थे, जिसमें वो तमाम लोकेशन आता था। हाईएस्ट पॉइंट को भी हम लोग वही बोल दिए, और हम लोग राइट नाउ सियाचिन ग्लेशियर को अपना ही मानते हैं, और ऑलरेडी अपना ही है, तो अभी हमारा हाईएस्ट पॉइंट वो भी होता है ओवरऑल, और लोएस्ट में जाएंगे तो कुट्टानाड आ जाएगा। दोनों आपने देख दिया तो ऑप्शन कौन सा? हाई सियाचिन ग्लेशियर मारिए जो, अगर देगा इस तरह का क्वेश्चन बनाएगा तो टॉप मोस्ट में आपका वो सियाचिन ग्लेशियर चला जाएगा, और अगर लद्दाख देगा तो लद्दाख होगा आपका आंसर। दोनों नहीं देगा, कभी दोनों देगा तो कंट्रोवर्सी होगा। बात समझ पा रहा ना, दोनों नहीं बाई देगा। दिया तो वो ओवर मारेंगे, बाई चांस दिया तो हाँ बाई चांस अगर दे दिया तो वो ना मारिएगा, सिंपल है। भाई दे दिया तो आपका नहीं। क्या समझे? और कुट्टानाड अगर आपसे पूछ लिया कि केरला में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, तो लिखिएगा अलापुझा, अलापुझा, ठीक है? ALAPPUZHA, अलापुझा। अच्छा, ये जो पार्टिकुलर एरिया है ना कुट्टानाड का, इसमें एक फैक्ट और लिख दीजिएगा, राइस बोल ऑफ केरला, राइस बोल ऑफ केरला इसको कहा जाता है, ठीक है? और कुट्टानाड जो एरिया है ना ये वाला, ये फेमस है एक फार्मिंग के लिए, एडिशनल पॉइंट लिख लीजिएगा, एक फार्मिंग इसके लिए फेमस है, बायोसैलाइन, बायोसैलाइन फार्मिंग, ये इसके लिए फेमस है। अब आ जाते हैं सेट नंबर हम लोग 50, सेट नंबर 9 में रैंडम करते हैं। अच्छा, सेट नंबर 9 में कुछ कुछ क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आप लिखिएगा पहला, अगर आपको आंसर पता होगा तो पहले बताइएगा भी, ठीक है? Which mountain peak is the second highest in India? Sandakufu, Which mountain peak is the second highest? Remember. संडाकफू तो बंगाल का एक नंबर पे, Kanchurcha, सेकंड हाईएस्ट
नंदा देवी। नंदा देवी। नंदा देवी। तो इस तरह का फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ रहा है, ठीक है, लिख लीजिएगा। इसलिए हम रैंडम सेट करवा रहे हैं आपको। विच माउंटेन पीक इज द सेकंड हाईएस्ट इन इंडिया? आपका आंसर हो जाएगा नंदा देवी। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि बताइए नंदा देवी का लोकेशन कहाँ पे? उत्तराखंड। आपका आंसर होगा उत्तराखंड, बगल में ब्रैकेट में यूके लिख लीजिए। और अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि हाइट ऑफ नंदा देवी क्या है? हाइट ऑफ, तो लिखिएगा 7817 मीटर्स। ये नंदा देवी से हो गया 3 क्वेश्चन, ठीक। और अगर नंदा देवी से ये पूछ लिया जाएगा कि नंदा देवी जो है एक पीक है, तो ये पार्टिकुलरली किस माउंटेन रेंज का है? माउंटेन रेंज का है। तो क्वेश्चन आप लिख दीजिएगा द नंदा देवी पीक इज पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज? नंदा देवी जो पीक है वो किस पार्टिकुलर माउंटेन रेंज का पार्ट है? तो आपका आंसर हो जाएगा हिमालयास। हिमालयास, ये क्वेश्चन हो गया आंसर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो नंदा देवी है, एक क्वेश्चन और है, ठीक है, नंदा देवी जो पीक है फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ, मतलब जब भी बनता है तो ये किसका पार्ट में बनता है? फॉर्म्स आ पार्ट ऑफ डैश। आप आंसर लिखिएगा गढ़वाल हिमालय, GARHWAL गढ़वाल हिमालय, ठीक। यहाँ तक आप पहले कर लीजिए। अब आप इसके बाद एक सेपरेट क्वेश्चन लिखिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड 4 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होंगे। Which mountain peak is known as the सागर माथा? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, राइट आंसर। सागर माथा also known as, सागर माथा जो है, नेपाल। हाँ क्या बोले क्वेश्चन? अगर आपको मतलब क्या होती सागर का मतलब तो हम लोग कह सकते हैं आपको ओशियन जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं, माथा मतलब हेड होती है। तो सागर माथा बोला गया है कि कौन से माउंटेन पीक को हम लोग कहते हैं? तो आपका आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि विच इज द थर्ड हाईएस्ट पीक इन इंडिया? भारत का तीसरा हाईएस्ट पीक कौन सा है? भारत का तीसरा हाईएस्ट पीक कौन सा है? थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। आप आंसर लिखिएगा कामेट, KAMET, कामेट, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कामेट पीक कहाँ पे है? आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, कितना हुआ? 3-4 क्वेश्चन हुआ, 13 हो गया। Which peak is known as the roof of the South India? Roof of the South India जिसे कहा जाता है, कौन सा पीक है जिसको रूफ ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा अनामोडी, अनामोडी। और अनामोडी से अगर आपसे पूछ लिया जाए हाइट कितना है, हाइट आप लिखिएगा मीटर्स में 2695 मीटर्स, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, एसएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन द अरावली रेंज? गुरु शिखर। राइट आंसर। लिख लीजिएगा क्वेश्चन, ये एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर भी लिख लीजिए। Which of the following is the highest peak in the Aravalli range? Aravalli range, आपका आंसर हो जाएगा गुरु शिखर, गुरु शिखर। अच्छा, गुरु शिखर जो है उसका लोकेशन अगर पूछ लिया कहाँ पे है? राजस्थान, बगल में ले लीजिए, बगल में राजस्थान। और अगर आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए कि which of the following is the highest peak in the ईस्टर्न घाट? इन ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक कौन सा है? ईस्टर्न घाट समझते हैं? यस सर, वो जो यहाँ शादी। नहीं, ये वाला जो है ईस्टर्न घाट हो गया, ये वेस्टर्न घाट हो गया। यस तो ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक कौन सा है? महेंद्रगिरी, राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर, महेंद्रगिरी। अच्छा, महेंद्रगिरी जो पीक है उसका लोकेशन कहाँ पे है? उड़ीसा। उड़ीसा में है, बिल्कुल राइट आंसर।
लिख लीजिए। ठीक है, समझ पाए यहाँ तक? अब एक ये सेट का आखिरी क्वेश्चन कर लीजिए, फिर हम स्विच कर जाएंगे स्पोर्ट्स के सेक्शन में। Which of the following is the highest peak in Jammu and Kashmir? जम्मू कश्मीर का हाईएस्ट पीक कौन सा है? सियाचिन प्लेस नहीं, जम्मू वो हाईएस्ट पॉइंट हो गया, अच्छा तो वो भी लद्दाख की तरफ पड़ गया। अच्छा ये पूछा गया जम्मू कश्मीर का प्रॉपर हाईएस्ट पीक कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा नून, NUN, नून। नून लिखिएगा प्लीज, नून। और अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि बताइए हाईएस्ट पीक सतपुरा रेंज का कौन सा है? याद कीजिएगा, सब कुछ क्लास करवाए थे जब वहाँ क्लास चल रहा था ओल्ड वाला, बस वन लाइनर करवा रहे ताकि रिवीजन भी करके जाइएगा तो हेल्प होगा। और आप लोग करंट अफेयर के लिए स्पीडी फॉलो कीजिएगा, वो ईयरली कंपाइलेशन स्पीडी, एक साल का जो कंपाइलेशन है, क्वेश्चन आपका वहीं से बन रहा है, रिमेंबर। खासकर स्पीडी का जो आखिरी पन्ना होता है जिसमें वन लाइनर रहता है क्वेश्चन, वो अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आपको क्वेश्चन कॉमन मिल जाएगा पेपर्स में वो, और साथ साथ MCQ ईयरली। Which of the following is the highest peak of the Satpura range? आपका आंसर होगा धूपगढ़, धूपगढ़। ठीक है, और धूपगढ़ जो पीक है वो लोकेशन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। धूपगढ़ पीक मध्य प्रदेश, राइट आंसर। तो यहाँ तक हमारा हो गया सेट नंबर 9, लगभग 20 क्वेश्चन हो गया होगा। कितना हुआ? 2 और करवा दें, 20 हो जाएगा। 2 मिनट रेस्ट ले लीजिए, उसके बाद हम शुरू करेंगे आपका स्पोर्ट्स। और अगला हफ्ता सोलर सिस्टम करवा देंगे आप, ज्योग्राफी का ये चैप्टर हो जाएगा। हिस्ट्री को कराएंगे सर। हिस्ट्री इसके बाद चलेगा ना 2:30 बजे। लिखिएगा, वेयर इज लोकेटेड पिंडार वैली? पिंडार वैली कहाँ पे? वेयर इज लोकेटेड पिंडार वैली? आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। पिंडार वैली आपका उत्तराखंड में है। अच्छा, इसी से रिलेटेड आप बताइएगा साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरला। केरला। और लिडार वैली? लिडार अभी जो पहलगाम अटैक हुआ था, कश्मीर। लिडार वैली जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, लिडार जो वैली है उसी के बगल में लिडार रिवर भी है, पहलगाम वाला जो मामला है। ठीक है। अच्छा, वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पे है? उत्तराखंड। वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड, राइट आंसर। एक और है, हाँ बोलिएगा। द अराकू वैली इज लोकेटेड। वाइजैक। अराकू वैली कहाँ पे लोकेटेड? विशाखापट्टनम। हाँ हाँ, आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम। ये बिल्कुल राइट आंसर, लिखिएगा आंध्र प्रदेश। तो यहाँ तक हो गया हमारा आज के सेट कंप्लीट। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स की तरफ। ये जीके टॉपिक है, ठीक है ना? ज्योग्राफी अब नेक्स्ट वीक हम आएंगे लेके। जीके का टॉपिक अब लेके 2025 के IPL में पर्पल कैप किसको मिला था? हाँ? मेंस में अफसर प्रसिद्ध कृष्ण। ये क्वेश्चन में भी ऑप्शन देना होगा। तो व्हाट इज द नेम? प्रसिद्ध कृष्ण। अभी कल बॉलिंग कर रहा था। हाँ, बहुत मार खाया। कल कौन जीता जी? इंडिया हार गया। अरे यार, हम देखते देखते हम सो गए। 3-4 बॉल बाकी था, उसका पहले ही जीत गए। वो माकरम अच्छा खेला ना। क्या इसका अपडेट हुआ, मतलब कितना विकेट और कितना रन से हारा है? 4 विकेट से जीता है अफ्रीका। 359 रन चेस कर लिया है। कृष्ण का दे हाँ, कितना रन पिटा है? 10 का इकोनॉमी पे बॉलिंग किया है 10
फिर तो 350,000 मेरा कम में जीत गया, ज्यादा में हार गया। वो चीज हुआ है। सेटिंग रहता है क्या? पता नहीं मतलब कोच फालतू है। कुछ फालतू है। कुछ कौन है? गंभीर। फालतू हो गया। इसे हार ज्यादा तो मैच हारा ही है। कुछ का ऐसा हार गया। चल स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स का जीके देख लेते हैं राइट नाउ। तो पहला आपका हेडिंग होगा ओलंपिक गेम्स, ठीक है? ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स का स्पोर्ट्स। ओलंपिक गेम्स का स्पोर्ट्स का जीके है ये वाला। बोलिए कोई बात है तो बोलिए। एनी इशू? ओलंपिक गेम्स यस। ओलंपिक गेम्स में आप पहला लिखिएगा जीके में पहला फर्स्ट क्वेश्चन। विच प्लेयर हैज वन फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन इंडिपेंडेंट इंडिया? Carmen Malaysia. Which player has won first Olympic Which player has won first Olympic medal in independent India? In independent India. ध्यानचंद मेरा ध्यानचंद नहीं। केडी जाधव. केडी जाधव लिखिए। केडी जाधव। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। Where is the headquarter of International Olympic Committee? Where is the headquarter of International Olympic Committee? ये क्वेश्चन पूछ लिया आपका रेलवे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेड ऑफिस कहाँ पे है? Where is the headquarter of International Olympic Committee? आप लिखिएगा लॉसेन, स्विट्जरलैंड। ये लिखिएगा प्लीज, लॉसेन स्विट्जरलैंड। देन इसके बाद आप लिखिएगा व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है? व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? आपका आंसर होगा इंग्लिश एंड फ्रेंच। इंग्लिश और फ्रेंच। अच्छा, ओलंपिक जो गेम है वो कितने इंटरवल में होता है, कब कब होता है? 4 साल। एवरी 4 राइट। एक क्वेश्चन लिखिएगा और who is regarded as the father of modern Olympic game? Father of modern Olympic game किसे कहा जाता है? Father of modern Olympic games किसे कहते हैं? सर तो स्विमर है क्या? नहीं, स्विमर तो नहीं है। लिखिएगा आप लोग आंसर बैरन पियरे, PIRRE, पियरे डे कॉबर्टिन, COUBERTIN। ये हो गया आपका बैरन पियरे डे कॉबर्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, जाकर यहाँ तक कर दिए तो कितना हुआ आपका? 4 क्वेश्चन हुआ। In which year and place the first Olympic game were held? In which year and place first Olympic game held? तो प्लेस का नाम लिखिएगा ग्रीस और ईयर आप लिख दीजिएगा 776 BC। In which year and place the first Olympic games were held? ईयर का नाम हो जाएगा 776 और प्लेस का नाम हो जाएगा ग्रीस। ठीक है। और एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा रहा है जो टाइप में आपको बता रहा है। देखिएगा, in which Olympic game Indian won first medal in wrestling? In wrestling. In which Olympic games Indian won first medal in wrestling?
कौन से ओलंपिक गेम में भारत पहला मेडल जीत रहा है रेसलिंग में? आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। हेलसिंकी, नहीं वो ओलंपिक गेम का नाम पूछा ना, हेलसिंकी ओलंपिक्स, और ये हुआ था 1972 में, 1972 में। भारत को ये यहीं पे मिला सुनील कुमार को दिया। हाँ सुनील कुमार को दिया। जीतने वाला सुनील कुमार, देखना होगा, एक बार चेक करना होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स से, ये तो ओलंपिक के बारे में कुछ 4-5 क्वेश्चन करवा दिए। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा रहा है स्पोर्ट्स अवार्ड के ऊपर। तो अभी देखिएगा, एक और ट्रॉफी चल रहा है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के नाम से, SMA-80। तो स्मैट नाम का जो ट्रॉफी राइट में चल रहा है, हालांकि उससे भी क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा, ग्रुप डी में भी नहीं दिखेगा, MTS में भी नहीं दिखेगा, ये आने वाले 26 पेपर में आपको दिखेगा। और अभी भारत साउथ अफ्रीका का जो गेम चल रहा है क्रिकेट के अंदर, ये भी आपको 26 के पेपर में दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा। क्या पूछ सकते हैं किससे? पहला तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी है वो कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? ठीक, तो क्रिकेट हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन ये पूछता है कि जो फिगर आउट चलता है, जो चीज़ें चलता है राइट नाउ, जैसे भारत साउथ अफ्रीका है, तो बताइए इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो IDFC फर्स्ट बैंक है। ये पार्टिकुलर जो गेम हुआ ये कहाँ पे होस्ट हुआ? भारत के अंदर हुआ है, सिंपल है आपका। फिर आपसे जो विराट कोहली जो अभी राइट नाउ जो एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, 53rd ODI जो भी है, तो उस तरह का क्वेश्चन बनाएगा हुआ। अच्छा, अगर ज़्यादा दिमाग खराब हुआ उसका, तो ये भी पूछ सकता है कि कितना रन बनाया है टोटल, ज़्यादा दिमाग खराब होगा तब। सेंचुरी मारा। हाँ, सेंचुरी 50 पूछ सकता है। 50 ज़्यादा ही हुआ है। जो डेटा फिगर आएगा ना राइट नाउ, वही फिगर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, जितना निचला एग्जाम उतना फैक्चुअल क्वेश्चन, और जितना ऊपर का एग्जाम उतना लॉजिकल क्वेश्चन। आपसे NTPC में कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि बताइए इस साल अर्जुना अवार्ड मैक्सिमम कितना मिला? मैक्सिमम 34 मिला, रेगुलर 32 और लाइफ टाइम अचीवमेंट 2, तो टोटल हो गया 34। ऐसा क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में ज़्यादा दिखेगा, इसमें फैक्चुअल ज़्यादा है। जैसे अभी आप एक आंसर दिए ना 139 जो पद्मा अवार्ड टोटल मिला, ऐसा NTPC में कम दिखेगा। जैसा लेवल आप जाएगा ना, पेपर का लेवल थोड़ा आप चलते जाएगा। आप समझ पा रहे हैं थोड़ा बहुत? चलिए, स्पोर्ट्स अवार्ड में कुछ 3-4 क्वेश्चन लिख लीजिए ताकि एक आइडिया लग जाएगा। लिखिएगा पहला, इजरा कप, इजरा EZRA, इजरा कप, इजरा कप इज एसोसिएटेड with which sport? हॉकी। ऑप्शन देते हैं, पहले लिख लीजिए इजरा कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। ऑप्शन है आपका फुटबॉल, देन आपका बॉक्सिंग, देन पोलो और रोइंग, ROWING, रोइंग। बोलो, पोलो, रोइंग, फुटबॉल या फिर आपका बॉक्सिंग। फुटबॉल। राइट आंसर हो जाएगा पोलो। ये SSC CGL का क्वेश्चन 2000 ये आपका 16 का क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन भी बनाएगा, कौन सा ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट्स से है। अच्छा, एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ये NTPC का है कि विच स्पोर्ट द ईरानी कप इज एसोसिएटेड। विच स्पोर्ट ईरानी कप, ईरानी कप। आपका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है, आंसर हो जाएगा क्रिकेट। ईरानी कप कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? क्रिकेट। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, जैसे मान लीजिए अभी चल रहा था कि आपका वुमेन प्रीमियर जो लीग होने वाला है कब? 2026 में। इसमें वो कौन से खिलाड़ी है जो सबसे कॉस्टलीस्ट दाम में बिकी है, कॉस्टलीस्ट प्राइस में? दीप्ति शर्मा। अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल अपडेटेड है राइट नाउ। अब ये क्वेश्चन 26 में बनाएगा अगर बनाना हुआ। मेरी बात समझे? क्रिकेट से रिलेटेड। अभी करंट में क्रिकेट से रिलेटेड क्या क्या चल रहा है बताइए? करंट अफेयर में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चल रहा है ना। और 2025 में और कौन कौन से इवेंट हुआ है क्रिकेट के अंदर? ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ है ना जी। हुआ है। इसके बाद अंडर 19
ब्लाइंड वर्ल्ड क्रिकेट कप, इसके बाद ब्लाइंड हुआ तो उसके बाद आईपीएल ले लीजिए 2025 का, है ना। कबड्डी कबड्डी तो क्रिकेट में नहीं ना आएगा, हम क्रिकेट कबड्डी, ओके ठीक है। तो ये तमाम चीजें आ गई होगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप कबड्डी पढ़िएगा, मान लीजिए कबड्डी पढ़िएगा, तो कबड्डी का एसएससी के अंदर कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि कबड्डी का जो फील्ड होता है जिसमें गेम होता है उसका डायमेंशन कितना होता है। ये डायमेंशन वाला क्वेश्चन आपके रेलवे में नहीं पूछेगा। रेलवे में क्या पूछेगा कि कबड्डी में टोटल प्लेयर कितना होगा, कबड्डी से रिलेटेड आपका कौन सा अवार्ड होता है, कबड्डी का कौन कौन सा ट्रॉफी होता है, वो ट्रॉफी राइट नाउ कहाँ पे हुआ। जैसे अभी प्रो कबड्डी लीग हो गया, या कबड्डी इस बार जो होस्ट हुआ है वो आपका भारत और श्रीलंका मिलकर किया है, को होस्ट पहली दफ़ा, और भारत के अंदर भी कहाँ हुआ, तो बिहार में हुआ। तो बिहार में 2025 में जो कबड्डी होस्ट हुआ राइट नाउ, तो अब इससे पहले बिहार और कब किया था, तो 2012 में भी किया था। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए इधर बना रहा है, और इधर क्या बना रहा है, इधर बना रहा है डायमेंशन के ऊपर कौन सा इंपॉर्टेंट पर्सन है जो कबड्डी से एसोसिएटेड है, ऐसा ऐसा बना रहा है क्वेश्चन। समझ पा रहे हैं आप लोग, या पार हो रहा है पूरा, समझ पा रहे हैं। हाँ, देखिए मेरा एक सजेशन आपसे है, बिल्कुल टू दी पॉइंट, कि स्पोर्ट्स को अच्छे से पढ़िएगा, आप लोग बुक्स एंड ऑथर अवार्ड्स को अच्छे से पढ़िएगा। अगर आप करंट अफेयर और जीके पढ़ रहे हैं तो पहला प्रायोरिटी आपका यही 3 चैप्टर होना चाहिए, बाकी उसके बाद जो कर रहे हैं आप कीजिए। ये 3 आपका डोमिनेंस में है, ये हर एग्जाम का एवरग्रीन टॉपिक, ठीक है। और अभी राइट नाउ है ना, ग्रुप डी के पेपर में रेलवे में खासकर ज्योग्राफी से अभी क्वेश्चन ही नहीं बनता, बिल्कुल भी नहीं बनता, मतलब ना के बराबर है। आप कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया वही वर्कला वाला जो बताया आपको, एक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे ग्लेशियर के बारे में, एक क्वेश्चन पूछ लिया आइलैंड्स के बारे में, तो ऐसा ही 1-2 क्वेश्चन दिख रहा है आपको। बट इसका मतलब ये नहीं कि आगे आने वाले दिन में नहीं पूछेगा, पूछ सकता है। ग्रुप डी में तो नहीं पूछेगा, ग्रुप डी में तय हो गया कि ज्योग्राफी से नहीं पूछ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज तो बहुत फेमस है, आपको पता होगा, वो द्रोणाचार्य अवार्ड, हाँ ठीक है। अब आप द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिलता है? जिम सर को, हाँ हाँ सर जिम करने वाले ना, कोच कोच को मिलता है। अब ये क्वेश्चन तो फिक्स है कि बताइए द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिलता है, तो कोचेस को मिलता है। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बताइए क्रिकेट के अंदर किसको मिला, फुटबॉल के अंदर किसको मिला, हॉकी के अंदर किसको मिला। तो ये तमाम क्वेश्चन करंट अफेयर का होगा, समझ पा रहे ना। ये तमाम जो बोले ना आपको, ये पूछ चुका है रेलवे ग्रुप डी, ये तमाम क्वेश्चन को पूछ चुका है। एक क्वेश्चन और जो आपको मालूम होगा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये इसको रीनेम किया गया, मेजर ध्यानचंद। आप बताएं, अब मेजर ध्यानचंद मतलब वही ध्यानचंद अवार्ड जिसको हॉकी से रिलेटेड बोलते हैं हम लोग। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ चुका है, क्या समझे। अच्छा, एक क्वेश्चन और है आपका, सुब्रतो कप कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, फुटबॉल से एसोसिएटेड है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा है, वेलिंगटन ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, वेलिंगटन। जो अनकॉमन लग रहा है वो लिख लीजिए आप, वेलिंगटन, WELLINGTON, वेलिंगटन। वेलिंगटन ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, आपका आंसर हो जाएगा रोइंग, ROWING, रोइंग। ये आप लोगों देखे केरला में एक लड़का था जो ऐसे करके नाव के वो सामने बैठा हुआ था, सर है ना, जो चलता था नाव, बोट, उसी को हम लोग रोइंग बोल देते हैं। लेकिन ये स्टैंडर्ड लेवल पे है, वो उतना बड़ा नहीं रहता है, छोटा छोटा देखिएगा, सब हेलमेट लगा के रहेगा, दोनों तरफ से ऐसे ऐसे करके चलेगा। हाँ, उसी तरह से कुछ बोलते होंगे इसको, वो रोइंग आपका वही हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया कैटेगरी आपका स्पोर्ट अवार्ड का। अब एक और कैटेगरी लिख दीजिएगा, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, ये जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये रेलवे का फेवरेट टॉपिक। तो कौन कौन से स्पोर्ट्स का ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, ICC का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके लिए, क्रिकेट के लिए है, उसका हेड ऑफिस भी पढ़ते हैं दुबई में है ना। BCCI का क्या है, बॉम्बे वानखड़े, है ना, इस तरह का। तो यहाँ पर भी ये चीज़ें पूछा जाएगा। तो पहला आप लिख लीजिएगा कि पहला क्वेश्चन आप लिखिएगा, इन विच ईयर वाज द बैडमिंटन एसोसिएशन
ऑफ इंडिया फॉर्म। बैडमिंटन एसोसिएशन भारत में कौन से साल में बना? ठीक है, इन विच ईयर वाज द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया फॉर्म? बैडमिंटन एसोसिएशन भारत में कौन से साल में बना? आपका आंसर हो जाएगा 1934 1934 1934 1934। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? अब देखिए इंटरनेशनल तो आप बता दिए, स्विट्जरलैंड लॉसन है। अब इंडियन वाला कहाँ में होगा? तो आपका आंसर होगा न्यू दिल्ली। ठीक है, इसके बाद लिख दीजिएगा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ, एक तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा प्लीज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट्स फेडरेशन? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट्स फेडरेशन लोकेटेड, एथलीट्स फेडरेशन लोकेटेड। आपका आंसर होगा मोनाको, मोनाको में। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लेगा, अच्छा इसका जो शॉर्टकट होगा ना वो हो जाएगा IAAF हो जाएगा, शॉर्टकट IAAF शॉर्टकट हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछ लेगा कि इसका अनदर नेम कौन सा है जिससे जाना जाता है, एक और नाम बगली में लिख दीजिएगा, वर्ल्ड एथलीट्स। ठीक है, वर्ल्ड एथलीट, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। आप लोग समझ पा रहे हैं ये जो चीज करवाना? एक क्वेश्चन और लिखिएगा, व्हेन वाज हॉकी इंडिया एस्टैब्लिश्ड? हॉकी इंडिया एस्टैब्लिश्ड, हॉकी इंडिया कब एस्टैब्लिश हुआ? आपका आंसर हो जाएगा हॉकी इंडिया में 20 मई 2009, 20 मई 2009। हाँ, मई 2009। अब आप नोट में लिखिएगा एक चीज, यहाँ से रिपीट क्वेश्चन है और आने वाला क्वेश्चन भी आएगा नोट के अंदर। नोट के अंदर लिखिएगा, पहला है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। यहाँ से क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, देखिए जब भी टूर्नामेंट का नाम होगा इसके अंदर आप 3 पार्ट कर दीजिए, ठीक है। पहला कर दीजिए ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा कर दीजिए फ्रेंच ओपन, ठीक है, तीसरा कर दीजिए विंबलडन WIMBLEDON, और चौथा कर दीजिए आप लोग US ओपन। अभी करंट अफेयर चला है ना, तो यहाँ से रेलवे डोमिनेंस कर गया है इसके अंदर, हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो क्या क्या नाम है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन, ये चारों इवेंट्स को मिलाएंगे तब आप बन जाएगा ग्रैंड स्लैम। समझ पाए? ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच के बाद क्या है? फ्रेंच के बाद विंबलडन। तो अगर आपसे जीके वाला क्वेश्चन पूछा कि बताइए ऑस्ट्रेलियन ओपन कब होता है, आपका आंसर होगा जनवरी, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन आया फ्रेंच ओपन के बारे में, तो आपका आंसर हो जाएगा मई और जून, ये उस समय में हेल्ड होता है। और विंबलडन में लिख दीजिएगा जून और जुलाई, जून और जुलाई। और US ओपन लिख दीजिएगा आप अगस्त और सितंबर। जब ये चारों इवेंट आप जीतते हैं तब आपको ग्रैंड स्लैम का टाइटल मिलता है, ठीक है। शुरुआत जनवरी से हो रहा है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि बताइए US ओपन कहाँ पे होता है, यानी लोकेशन पूछ लिया गया, इसका फिक्स रहता है मेलबोर्न, कभी कभी चेंज होता है बट मेलबोर्न फिक्स है, ठीक है। फ्रेंच ओपन आप लिख दीजिएगा पेरिस, ये फिक्स हो गया। विंबलडन आप लिख दीजिएगा लंदन, और US ओपन आप लिख दीजिएगा प्लीज न्यूयॉर्क सिटी, ठीक। और अगर आपसे क्वेश्चन आ गया जीके में कि बताइए US ओपन पहली दफा कब हुआ था, फर्स्ट टाइम, आपका आंसर हो जाएगा 1905, 1905, ठीक है। सर ऑस्ट्रेलियन ओपन, कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया। हाँ सॉरी, ये जनवरी, हाँ मतलब हम एरो इसी में दिए, गलती से बोल दिए, ठीक है। ये वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन पहली दफा कब हुआ था, 1905 में। और उसके बाद आपसे क्वेश्चन आ जाए फ्रेंच ओपन कब हुआ था, मतलब ये वाला,
तो ये हुआ था 1891 में 1891। और अगर आपसे विंबलडन आ जाए तो ये हुआ था पहली दफा 1877। और अगर आपसे यूएस वाला पूछ ले लास्ट वन तो ये हुआ था आपका 1881। ठीक है, ये सब जीके बता रहे हैं आपको, करंट अफेयर नहीं बता रहे। हाँ, अगर आपसे एक और क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है जनवरी में मेलबॉर्न में और पहली दफा 1905 में हुआ, तो इसका सरफेस का नाम क्या है? मतलब जो जिस जगह पे होगा, जिस फील्ड में होगा, उसका नाम क्या है सरफेस का? तो सरफेस का नाम लीजिएगा हार्ड, HARD। इसका सरफेस क्या होगा? तो हार्ड होगा। सरफेस मतलब हार्ड होगा, सॉफ्ट होगा, ऐसे सरफेस होता है तो हार्ड होगा। ठीक है। और अगर आपसे पूछ लेगा फ्रेंच का बताइए, फ्रेंच का, तो इसमें लिख दीजिएगा क्ले। क्ले रहता है, ये थोड़ा गीला टाइप का रहेगा। और जो लंदन वाला विंबलडन होगा, इसमें रहता है ग्रास, यानी कि घास का। ठीक है। और यूएस वाला जो रहेगा वो भी रहेगा आपका हार्ड। तो हार्ड हो गया आपका दो तरह का। और ये जो हार्ड होगा ना, इसमें टर्फ होता है, TURF, टर्फ। देखते हैं बहुत सारा वो जो मैट बिछा के खेलता है, आपके एरिया में भी एक है, वो छत के ऊपर टर्फ बिछाया और फिर उसमें चल रहा है क्रिकेट, टर्फ क्रिकेट जिसको बोलते हैं। ठीक है। इतना लिख करके थक गए क्या? अच्छा, आखिरी आप नोट में लिख लीजिएगा जिन बच्चों का ग्रुप डी का पेपर, उसके लिए खासकर देखिएगा अर्जुना अवार्ड 2024 में आया और 25 में दिया गया। ठीक है ना, इतना मिटा देते हैं। अर्जुना अवार्ड 2024 पहला आप लिख लीजिएगा अर्जुना अवार्ड में। देखिए, अर्जुना अवार्ड उसको मिलेगा जो स्पोर्ट्स में लगातार अच्छा कर रहा है, कंसिस्टेंटली 4 साल में लगातार जो अच्छा खेल रहा है उसको अर्जुना अवार्ड मिल जाता है। तो पहला आप लिख लीजिएगा अर्जुना अवार्ड में प्राइस कितना मिलता है? प्राइस अर्जुना अवार्ड, अर्जुना अवार्ड हो जाएगा 15 लाख। और ये सच में मिलता है। ठीक है, क्योंकि 15 लाख जब भी याद आता है तो कुछ और याद आता है, लेकिन ये सच में मिलता है। ठीक है ना, 15 लाख हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि साल 2024 का ये जो पार्टिकुलर अवार्ड है, तो टोटल इसमें कितना पार्टिकुलर पर्सन है जिसको मिला, तो 32 हो जाएगा रेगुलर, 32 हो जाएगा आपका रेगुलर, और 2 लोग हो जाएगा आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 34। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 34 रिन्यू का। अच्छा, एक और बात, अगर जिनको लाइफ टाइम कैटेगरी में मिला, ये 2 लोगों को मिला है ना, तो इनको जो प्राइज मिलेगा वो 10 लाख का मिलता है। लाइफ टाइम कैटेगरी वालों को 10 लाख का मिलता है। अच्छा, एक और बात, साल 2024 का जो अपडेटेड है, ठीक है ना, इसमें जो 2 लोगों को मिला वो दोनों का नाम आप लिख लीजिए। सचिन तेंदुलकर। नहीं, गिवन टू 2 पर्सन लिखिएगा प्लीज। सूचा सिंह, सूचा सिंह, ये 2024 का अपडेटेड बता रहे हैं आपको, करंट अफेयर ये वाला। सूचा सिंह, तो एक तो क्वेश्चन आपसे देखिए कैसे पूछेगा कि बताइए रिसेंट में सूचा जो सिंह है उसको कौन सा अवार्ड मिला, आपका आंसर क्या होगा? अर्जुना अवार्ड। और एक थोड़ा डेंजर क्वेश्चन बनेगा, मान लीजिए तो ये पूछ लेगा कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, आपका आंसर हो जाएगा एथलेट्स। ठीक, और उसके बाद आप लिखिएगा मुरलीकांत पेटकर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, मुरलीकांत पेटकर, मुरलीकांत पेटकर। और ये भी अर्जुना अवार्ड है लाइफ टाइम अचीवमेंट में, और ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? लिखिएगा पैरा स्विमिंग, पैरा स्विमिंग। ये 2 लोगों ने यहाँ पे। अब एक नाम आप यहाँ पर लिख लीजिएगा पूरा अर्जुना अवार्ड का, क्योंकि इससे लगातार क्वेश्चन आ रहा है। नाम आप लिख दीजिएगा, पहला संजय,
इसका स्पोर्ट्स है हॉकी, ठीक है। संजय हॉकी, हॉकी का एक लिस्ट अलग सा बना लीजिए पूरा। अभिषेक, ये भी हॉकी। सलीमा टेटे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, सलीमा टेटे, ये भी हॉकी, इसमें लगा दिए स्टार, यहाँ से क्वेश्चन है। इसके बाद जर्मनप्रीत सिंह, जर्मनप्रीत सिंह, ये भी हॉकी। हम पूरा हॉकी का लिस्ट एक दे रहे हैं आपको। जर्मनप्रीत सिंह हॉकी, अभिषेक हो गया, संजय हो गया, जर्मनप्रीत सिंह हो गया, सुखजीत सिंह, सुखजीत सिंह, ये भी हॉकी, ठीक है। अब बताइए हॉकी वाले कितने लोग हो गए? 5 5 लोग। तो हॉकी हो गया 5 आउट ऑफ 32। सबसे ज्यादा जो मिला है ना वो एथलेटिक्स वालों को मिला है, पैरा एथलेटिक्स। अब यहाँ पर आप कर लीजिएगा एथलेटिक्स में किसको किसको मिला, ताकि लिस्ट आपका सेपरेट बन जाए। एथलेटिक्स में लिख दीजिएगा ज्योति यारा जी, ज्योति यारा जी। अब एक जो खिलाड़ी है जो रेलवे का फेवरेट है, अन्नू रानी, आदिवासी का नाम, हर जगह चर्चा में है, अन्नू रानी। कौन से स्पोर्ट्स से सर? जैवलिन थ्रोअर है, एथलेटिक्स के अंदर की जैवलिन थ्रोअर है, लिख दीजिएगा जैवलिन थ्रोअर। और इसमें रिसेंट्स में 60.94 मीटर फ्री फेंका है। वोमेंस कैटेगरी में सबसे आगे नहीं है, ठीक है। एथलेटिक्स में यहाँ 2 हो गया, 3 लिखिएगा तीसरा नंबर पे। एथलेटिक्स में प्रीति पाल, अच्छा प्रीति पाल जो पैरा एथलेटिक्स छोड़ दीजिए, पैरा एथलेटिक्स को हटाइए। पैरा 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 वाला को तो ज़्यादा मिला है, तो एथलेटिक्स में बेसिकली आपका यहाँ पर हो गया खत्म। अब आप लिख लीजिएगा पैरा एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स तीसरा कैटेगरी हो जाएगा स्पोर्ट्स का, पैरा एथलेटिक्स। सबको अर्जुन अवार्ड मिला है। पैरा एथलेटिक्स में आप शुरुआत कीजिएगा प्लीज। पैरा एथलेटिक्स में पहले लिखिएगा प्रीति पाल, प्रीति पाल। प्रीति पाल के बाद आप लिख लीजिएगा नेक्स्ट वन पैरा एथलेटिक्स में जीवनजीत दीप्ति, जीवनजीत दीप्ति, ठीक, ये भी पैरा एथलेटिक्स है। पैरा एथलेटिक्स के अंदर तीसरा लिखिएगा अजीत सिंह, अजीत सिंह। पैरा एथलेटिक्स में नेक्स्ट आप लिखिएगा सचिन सर्जेराव, सचिन सर्जेराव, खिलाड़ी KHILARI, ये सब पैरा एथलेटिक्स है, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा धर्मवीर, पैरा एथलेटिक्स। और प्रणव सुरमा, प्रणव सुरमा पैरा एथलेटिक्स। अब ये पैरा एथलेटिक्स भर गया तो पूरा भरा ना पैरा एथलेटिक्स। वही क्वेश्चन पूछा कि सबसे ज्यादा कौन से स्पोर्ट्स को मिला, तो पैरा एथलेटिक्स को मिला। अभी पैरा एथलेटिक्स, ये पैरा एथलेटिक्स से लेगा, ठीक है। सिमरन शर्मा, और यही लोग बार बार रिपीट भी करता है, ठीक है ना। सिमरन शर्मा, नवदीप सिंह, नवदीप सिंह से क्वेश्चन पूछ लिया, जैवलिन थ्रो, हाँ नवदीप सिंह से क्वेश्चन पूछ लिया है, ये लगा दीजिएगा अंडरलाइन, यहाँ से क्वेश्चन आ गया है। अच्छा नीतीश कुमार से भी पूछ लिया है, नीतीश कुमार से भी पूछ लिया है, बट नीतीश कुमार पैरा एथलेटिक्स नहीं है, इसमें आप लिख लीजिएगा पैरा बैडमिंटन, पैरा बैडमिंटन, बट कैटेगरी तो वही आ जाएगा ना, पैरा बैडमिंटन। और पैरा बैडमिंटन में एक और खिलाड़ी है मनीषा रामादास, मनीषा रामादास, ये भी पैरा बैडमिंटन है, ठीक है। पैरा बैडमिंटन, पैरा बैडमिंटन। इसके बाद एक और है नित्या, नित्या श्री सिवान, नित्या श्री सिवान, ये भी आपका पैरा बैडमिंटन, ठीक है।
और एक और है थूला सीमाथी, थूला सीमाथी मुरुगेशन, MURUGESAN मुरुगेशन, ये भी आपका है पैरा बैडमिंटन। अब यहाँ तक पहले कर लीजिए। अब आप शायद थक गए, है ना? अब एक दो नाम और कर लीजिए। ये कैटेगरी आपका शूटिंग का है, शूटिंग। पहले नॉर्मल वाला, ठीक है? स्वप्निल कुशाले, स्वप्निल कुशाले एक नाम, और एक नाम लिखिएगा सरबजोत सिंह। सरबजोत सिंह से क्वेश्चन आता है। ये हो गया, ये अब आ जाएगा एक पैरा, पैरा पैराशूटिंग। पैराशूटिंग में अब एक नाम है आपका मोना अग्रवाल, मोना अग्रवाल, और पैराशूटिंग में एक और नाम है रूबीना फ्रांसिस। रूबीना फ्रांसिस। और अगर आपसे पूछ लेगा मान लीजिए अलग सा स्विमिंग में किसको मिला, स्विमिंग में, स्विमिंग की कैटेगरी लिखिएगा साजन प्रकाश। साजन प्रकाश। और एक कैटेगरी आपका रेसलिंग का है, इसमें किसको मिला, रेसलिंग में अमन शेरावत। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, अमन शेरावत। एक दो और लिखिएगा, नहीं लिखिएगा? अर्जुना अवार्ड हो जाएगा पूरा। अर्जुना अवार्ड के बता रहा। पैरा आर्चरी राकेश कुमार, पैरा आर्चरी राकेश कुमार। और एक लिख लीजिए चेस में, चेस में है वंतिका अग्रवाल। दो चार बार रिवीजन मार दीजिएगा ना, अगर आप तो आपको ऑप्शन दिएगा तो आप आराम से मार दीजिएगा। सुन रहे हैं? वंतिका अग्रवाल, ये चेस से है, ठीक है? और कल का ये करंट अफेयर है, लेकिन वो 26 में अब बनेगा। वो 3 साल का एक प्रोडिगी है चेस को लेके, मध्य प्रदेश का, आपसे पूछ लिया जाएगा। 3 साल का एक बच्चा है चेस को लेके, वो प्रोडिगी बना रहा है, मतलब वो जीता है। तो जो भी अभी करंट अफेयर बन रहा है ना, राइट नाउ लेटेस्ट, वो सब चला जाएगा 2026 में। सर एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट इतनी 20 टाइम जीता है कार्लोस साल्करेस। कार्लोस साल्करेस का बहुत बड़ा नाम है, वो सब फिक्स है, बोला वो स्पेन से है। कितनी और उसका हॉकी और ब्राजील मेरे साथ उसका हेड भी बना है। एथलेटिक्स को क्या भी होता है, वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरल, ऑल इंडिया फेडरल एसोसिएशन हॉकी का। हाँ बन सकता है, बना हो। एक मंगलवार क्लास जो करवाए थे ना इस बार, उसमें देखिएगा हम टोटल 10 क्वेश्चन एक सेट मारे थे पूरा, 3 सेट पेपर 1 मारे थे। तो उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिए थे हम उसमें। फिर हम IPL एक क्वेश्चन था 5 नंबर क्वेश्चन, तो उसको अगर हम पढ़ाते तो लंबा खींच जाता बहुत, उसको हम छोड़ देते। यूट्यूब पे भी अभी हम खाली ज़्यादातर सेट पेपर करवाएंगे जो आपके कमिंग डेज पेपर में हेल्प करेंगे। थोड़ा सा आपको ब्रेक दे देते हैं, ठीक है? इसके बाद हम शुरू करेंगे हिस्ट्री। और हिस्ट्री में भी जो मेरा एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है, तो मेरा वहाँ भी टारगेट है कि सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा देने। जैसे हम क्या करेंगे उसमें बता रहे हैं आपको कि हिस्ट्री के अंदर हम क्वेश्चंस करवा देंगे वन लाइनर। जो टॉपिक का करवाएंगे ना, तो एक सेशन दे करके हम पूरा थीम्स के अकॉर्डिंग पढ़ा देंगे। मेरी बात समझ पाए? जैसे मान लीजिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाएं, वैदिक पढ़ाएं,
या फिर मान लीजिए मोरियास पढ़ना है, तो पहले मेरा टारगेट है कि इन सब का PYQ जितना आया है वन लाइनर में वो करवा दें, PYQs जो पूछा गया सवाल, क्योंकि अननेसेसरी ज़्यादा एफर्ट लगा के फायदा नहीं है। क्वेश्चन आएगा बाद में 2-3 इतना एफर्ट लगा देंगे, तो पहले क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया, और 1 से 2 क्लास देंगे जिसमें हम पूरा स्टोरी के साथ उसको बता देंगे, ताकि जब आप बाद में नोट्स भी पढ़िएगा तो आपके लिए ईजी हो जाएगा पढ़ना। हम लोग मिलेंगे 2:30 में, अगला हमारा जो क्लास 2:30 में होगा, ठीक है ना, उसमें हम हिस्ट्री करवा देंगे जितना हो पाएगा, और नेक्स्ट क्लास ज्योग्राफी में आपका सोलर सिस्टम करवा देंगे। 2:30 tomorrow, sir. नो टुडे, नॉट टुमारो, टुडे। आपका क्लास मेरा 12 से 2 है, और उसके बाद 2:30 से 4 रहता है, 30 मिनट ब्रेक, थोड़ा लंच वंच कर लो, ठीक है। हम डायरेक्टली मिलते हैं उस समय। चलो आओ जमा बोलते 20 तो इन्हें बाढ़ है आप देखिए 20 तो बैग नहीं करो अगर आपने कुको नहीं ये नहीं कर बैग तो रहा है हम तो पैसा अरे बाप रे अरे तो मांगो हाँ बोलिए, उसको पुश कर दे, पॉज कर दे, सॉरी, और सर